और अब इसके बाद में एक नई संज्ञा जो है, सबसे महत्वपूर्ण संज्ञा है, प्रत्ययों में भी आपको काम आएगी, और वो संज्ञा है संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा का सूत्र है हलो एनन तराह संयोगः। सूत्र क्या है? हलो अनंतराः संयोगः। हलो अनंतराः संयोगः। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कह रहा है, देखो सबसे पहले ये सूत्र कह रहा है हलः अनंतराः अनंतराः संयोगः। ये हमने इसका विश्लेषण कर लिया। देखो, अनंतराः का अर्थ होता है व्यवधान रहित, और हल का मतलब होता है व्यंजन। और व्यंजन कितने हैं? 33, जिसमें से 25 तो क्या है स्पर्श, 4 हैं अंतस्थ और 4 हैं ऊष्म। ठीक है, तो इस आधार पे अर्थ और क्या निकलेगा? तो अर्थ ये निकलेगा कि किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में, धातु में, ठीक है, जहां अगर मामला ऐसा चल रहा है स्वर व्यंजन या व्यंजन स्वर, इसी प्रकार से होते हैं, या तो किसी भी शब्द में स्वर होंगे या व्यंजन और स्वर होंगे। लेकिन जहां जब व्यंजन के जस्ट आगे व्यंजन आ जाता है, उसी अवस्था को क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। सीधा सा है, संयोग कहते किसे हैं? तो आप कहोगे कि व्यंजन के जस्ट आगे क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए। व्यंजन के जस्ट आगे अगर व्यंजन आ जाता है तो फिर इस अवस्था को क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। ठीक है, एक व्यंजन के आगे कोई व्यंजन आ जाए, अब यहां एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, लेकिन व्यंजन के आगे व्यंजन ही व्यंजन आते रहें और स्वर बीच में नहीं आए तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा इंद्र। अब इंद्र में देखो क्या है? ई न द रे और अ। ई न द रे और इसमें मिला हुआ है ए। अब देखो, ये है स्वर, ये है व्यंजन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो, व्यंजन के आगे व्यंजन और फिर व्यंजन और फिर स्वर, तो स्वर है, व्यंजन है, व्यंजन है और फिर स्वर है। तो देखो, व्यंजन के आगे एक व्यंजन आ जाता तो भी क्या होता? संयोग, और 2 आ गए तो भी क्या है? संयोग। तो ये किसका उदाहरण हो गया? संयोग। क्या? ठीक है, तो इंद्र शब्द में संयोग किसका हो रहा है? न द र, इनका क्या हुआ है? संयोग हुआ है। न द र, ये क्या है? ये संयोग वर्ण है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ किसी शब्द में आ जाएं और उनके बीच में कोई स्वर नहीं बैठा हो, उसको हम क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। अब जैसे मान लो हम बात करें, हम यहां पे लिखें कमल। अब कमल में तो क्या होता है? क, फिर क्या है? ए, फिर क्या है? म, फिर क्या है? ए, फिर क्या है? ल, और फिर क्या है? ए। अब देखो, पहला क्या है? व्यंजन, फिर क्या है? स्वर, फिर है व्यंजन, फिर है स्वर, फिर है व्यंजन, फिर है स्वर। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? ऐसी अवस्था में इसे हम कहेंगे कि यह संयोग का उदाहरण नहीं है। लेकिन अगर हम यहां ये कहें गद्यम,
अब गद्यम कैसे बनेगा, ग है, फिर इसमें ए है, फिर द है, फिर य है, फिर ए है, और फिर म है। अब देखो आप कि इनमें क्या क्या है, ये क्या है व्यंजन, ये क्या है स्वर, ये क्या है व्यंजन, ये क्या है व्यंजन, ये क्या है स्वर, ठीक है स्वर, और ये क्या है व्यंजन। तो देखो व्यंजन के आगे व्यंजन, तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये संयोग का उदाहरण हो गया। तो आपको क्या देखना है, व्यंजन के आगे व्यंजन आ जाए, दो व्यंजन जब एक साथ हो तो उसे ही क्या कह देते हैं, उसे ही हम संयोग कहते हैं। अब आप खुद देख सकते हो, शक्ति, अब शक्ति में क्या व्यंजन संयोग का उदाहरण है, तो आप कहोगे बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि स के आगे क्या है, आज ए के आगे क्या है क, और क के आगे क्या है त, और इसके आगे क्या है ई। तो क और त दोनों क्या हैं व्यंजन, इसलिए ये किसका उदाहरण हो गया, संयोग का उदाहरण हो गया। तो सीधा सा है, जब दो या दो से अधिक व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजन अगर किसी शब्द में एक साथ आ जाएं और उनके बीच में कोई स्वर नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। अब यहां एक चीज और मैं बता देता हूं आपको कि ये संयोग जो है आपका, ये संयोग, इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। संयोग तो आपको समझ में आ गया, लेकिन संयोग को आगे जाकर के अगर हम इसका डीप अध्ययन करें तो संयोग को तीन भागों में बांटा जाता है। कैसे, एक होगा संयोगांत, ठीक है, संयोगांत एक क्या हो जाएगा, या फिर एक क्रम से लिखते हैं जिससे क्या होगा कि आपको भी याद करने में भी आसानी रहेगी। चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं संयोगादि, अर्थात इसमें दो शब्द हैं, संयोग प्लस आदि, फिर क्या है संयोग मध्य, फिर क्या है संयोगांत। तीन चीजें हो गई। इसका मतलब तो क्या है कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर संयोग मिले तो वो शब्द कौन सा हो जाएगा, संयोग का उदाहरण तो है, लेकिन संयोगादि, संयोग है जिसके आदि में। संयोग मध्य का मतलब है कि जहां संयोग कहाँ मिलेगा, शब्द के बीच में। और संयोगांत का मतलब क्या है, जहां संयोग कहाँ मिलेगा, शब्द के अंत में। जैसे अब आप समझ सकते हो, संयोग आदि, संयोग मध्य, संयोग अंत, ठीक है। ये संयोगांत का मतलब क्या हो गया, संयोग अंत, संयोग प्लस अंत, और अकय सवर्णे दीर्घ सूत्र से संयोगांत हो गया दीर्घ संधि के माध्यम से। तो अब ये तीन अवस्थाएं हो गई, संयोग आदि, संयोग मध्य, संयोग अंत। जैसे जैसे मान लो हम यहां पे लिखते हैं स्वागतम। स्वागतम में आप खुद देख सकते हो कि पहले तो क्या है स, फिर क्या है व, फिर क्या है आ, और फिर क्या है ग, फिर क्या है ए, फिर क्या है त, फिर क्या है ए, और फिर क्या है म। अब देखो व्यंजन व्यंजन, तो हमें संयोग कहाँ मिल रहा है, यहां मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संयोग आदि का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से जैसे मान लो हम लिखें क्षमा। अब क्षमा में क्षय कैसे बनता है, कैसे, और मूर्धन्य से, और ऐसे, फिर क्या है मैं, और फिर क्या है आ। तो देखो कै भी व्यंजन,
श भी व्यंजन, ये स्पर्श में से है और ये किस में से है, उस मुंह में से है। अब यहाँ तो देखो स्वर व्यंजन स्वर तो यहाँ तो नहीं है, लेकिन यहाँ होने के कारण ये भी किसका उदाहरण हो गया, संयोग आदि का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से जैसे मान लो हम लिखें ज्ञान या हम लिखें ज्ञानम, तो क्या बनेगा, जय, आगे क्या होगा या, आगे क्या होगा आ, फिर क्या होगा न, फिर क्या होगा ए, और फिर क्या होगा म। लेकिन जय और या दोनों ही च वर्ग के हैं और दोनों ही व्यंजन हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये उदाहरण किसके हो गए, ये दोनों तीनों उदाहरण आपके संयोग आदि के हो गए, संयोग इनके प्रारंभ में है। अब आप देखो दूसरा उदाहरण हम देखते हैं संयोग मध्य। ऐसे उदाहरण लेंगे जिनमें संयोग हमें कहाँ मिले, जिनमें हमें संयोग मध्य में मिले। जैसे गद्यम। अब गद्यम कैसे बना, देखो ग से, ग के आगे ए, फिर क्या है द, फिर क्या है य, फिर क्या है ए, और फिर क्या है मन। तो देखो ये तो व्यंजन, ये है स्वर, लेकिन व्यंजन व्यंजन और स्वर और व्यंजन, तो देखो ये क्या है व्यंजन, ये क्या है स्वर, ये क्या है व्यंजन, ये क्या है व्यंजन, ये क्या है स्वर और ये क्या है व्यंजन, ठीक है। लेकिन व्यंजन व्यंजन दो व्यंजन एक जगह मिलने के कारण यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, संयोग प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से जैसे हम कोई शब्द लिखें जैसे शिक्षा। अब शिक्षा कैसे बनता है, स, फिर इसमें छोटी ई, फिर कै, फिर मूर्धन्य स, और फिर आ। तो ये तो हो गए शुरू में और ये हो गया अंत का, लेकिन ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन, इसलिए ये उदाहरण किसका हो गया, ये उदाहरण हो गया संयोग मध्य का। अब इसी प्रकार से संयोगांत। अब जैसे मान लो गद्यम की जगह हम केवल गद्य कर लें, क्या कर लें, गद्य, और उसमें भी हम कैसे कर रहे हैं, इस तरीके से, तो वो उदाहरण किसका हो जाएगा, संयोगांत, क्योंकि द या लास्ट में मिल जाएंगे। लेकिन हम कोई ऐसा ही उदाहरण लेंगे जिसमें पूरी तरह से हमें क्या दिखे, हमें ये आपका जो है वो संयोगांत 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 उदाहरण हमें मिले। जैसे हम कह सकते हैं भिक्ष। अब भिक्ष कैसे बनता है, भ, फिर क्या है ई, छोटी ई है, फिर क्या है कै, फिर क्या है मूर्धन्य स। अब आगे ए नहीं है क्योंकि ये चिन्ह लगा हुआ है, तो ऐसे आधार पे हम क्या कहेंगे, ये क्या है संयोगांत का उदाहरण। ऐसे ही शिक्ष धातु। अब शिक्ष धातु भी ऐसे लिखी जाती है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, वो ही बात, से, छोटी ई, कै, मूर्धन्य स, आगे ए आएगा नहीं, और ये किसके उदाहरण हो गए, संयोग अंत, संयोगांत। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि संयोग संख्या के भी तीन प्रकार हो जाते हैं, संयोग प्रारंभ जिसको हम संयोगादि कह सकते हैं, संयोग मध्य, और संयोग अंत जिसको संयोगांत कह सकते हैं। हाँ, मैं ये भी बता देता हूं आपको कि कभी कभी ये भी हो जाता है कि जहां संयोग आदि भी हो और संयोग मध्य भी हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई शब्द केवल संयोगांत ही हो सकता है संयोगांत भी हो और संयोग मध्य भी हो। तो ऐसे ऐसे उदाहरण भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये तीन अवस्थाएं आपको ध्यान रखनी है संयोग को लेकर के। और संयोग किसे कहते हैं, हलो अनंतराह संयोगः, जब दो या दो से अधिक व्यंजन किसी शब्द में बिना किसी स्वर के व्यवधान के बैठे हों उन्हें ही क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। तो ये आपका चैप्टर था संयोग संज्ञा का। संयोग संज्ञा के बाद में इसी में हम सेकंड जो चैप्टर पढ़ेंगे
इसी में पढ़ लेते हैं और उसको भी हम यहाँ ऐड कर देते हैं। वो आपका सेकंड जो आपकी संज्ञा होगी उसे हम कहेंगे संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा, ठीक है। संहिता संज्ञा को भी यहीं पढ़ लेते हैं, मिलती जुलती संज्ञा है। देखो संहिता संज्ञा का मतलब है कि संहिता कहते किसे हैं व्याकरण में। वैसे संहिता किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन हमें तो यहाँ व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण में संहिता किसे कहते हैं। तो संहिता संज्ञा बताने वाला जो सूत्र है जो कि पाणिनि ने लिखा है, वो सूत्र कौन सा है, वो है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। ये सूत्र क्या कहता है कि जब आप दो वर्णों के मध्य, अब एक पहला और एक दूसरा, तो ये कह रहा है परः, अर्थात जब इस पर वाले वर्ण को किसके समीप लाया जाए, इसके समीप लाया जाए। जब पर वाले वर्ण को पहले वाले वर्ण के अत्यधिक समीप लाया जाए तो और मिलाकर एक ही शब्द बना दिया जाए या अत्यधिक समीप लाया जाए, उसे ही संहिता कहते हैं। तो सीधा सीधा आप इसको इस तरीके से समझे, बाकी हम इसे संधि के प्रसंग में देखेंगे, क्योंकि संहिता संज्ञा कह दो या संधि कह दो, बात एक ही है, ठीक है। संहिता या संधि, संधि पुल्लिंग का रूप है और संहिता स्त्रीलिंग का शब्द है, तो संधि पुल्लिंग का रूप होता है, ध्यान रखना। तो परः सन्निकर्षः, जब पर वाले को, सन्निकर्ष का मतलब होता है अत्यधिक समीप। अत्यधिक समीप, अत्यधिक समीप का मतलब उससे ज्यादा अधिक समीप नहीं किया जाए, अंतिम अवस्था जो होती है वहां तक उनको जो है वो कर दिया जाए, समीप कर दिया जाए, उसे ही संहिता कहा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पर वर्ण को पूर्व वर्ण के साथ, परवर्ण को पूर्व वर्ण के साथ, परवर्ण कौन सा है, परवर्ण ये है, पूर्व वर्ण कौन सा है, पूर्व वर्ण ये है। तो परवर्ण को पूर्व वर्ण के साथ अत्यधिक समीप करना, अत्यधिक समीप करना ही संहिता कहा जाता है। अत्यधिक सन्निधि कह सकते हो, अत्यधिक समीप कह सकते हो, या सन्निकर्ष कह सकते हो, है ना। सन्निकर्ष का मतलब समीपता ही होता है। तो जब पर वर्ण को, आगे जो वर्ण है उसको पहले वाले वर्ण के साथ अत्यधिक समीप करना ही संहिता कहा जाता है। और सूत्र कौन सा है, परः सन्निकर्षः संहिता। यहां एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक तो हो गई संहिता संज्ञा, और संहिता संज्ञा के साथ में ही मैं एक चर्चा कर लेता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, संहिता संज्ञक वर्ण। संहिता संज्ञक वर्ण का मतलब होता है, क्या होता है, ऐसे वर्ण जिन के द्वारा समीपता का कार्य संपन्न हो रहा है, उन्हें या उन वर्णों को संहिता संज्ञक वर्ण कहा जाता है। कैसे, जैसे मान लो कोई भी हम संधि का काम करते हैं, जैसे हम बात करें परि प्लस
आवरणम। अब यहां देखो, पहला वर्ण क्या है? ई। आगे क्या है? आ। तो अब इस ई की जगह पे हम क्या ला रहे हैं? इस ई की जगह पे हम क्या ला रहे हैं? तो इस ई की जगह हम ला रहे हैं य। और कौन सी संधि से? यण संधि के नियम से। ठीक है, तो ई, इस, इनको और इसको, ये दोनों वर्ण क्या हो गए? संहिता संज्ञक। ठीक है, जैसे मान लो देव प्लस आलय, तो देव में क्या है? ए। आगे क्या है? आ। तो ये दोनों वर्ण क्या हो गए? संहिता संज्ञक। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे मान लो मधु प्लस हरि, तो मधु में क्या है? उ। और आगे क्या है? ए। तो ये दोनों वर्ण क्या हो गए? संहिता संज्ञक। मतलब किसी भी उदाहरण में जिन वर्णों को समीप लाया जा रहा है, जिन वर्णों में संधि की प्रक्रिया हो रही है, उन वर्णों को संहिता संज्ञक वर्ण कहा जाता है। और संहिता संज्ञा का सूत्र कौन सा है? परः सन्निकर्षः संहिता। जहां पे परवर्ण को पूर्व वर्ण के अत्यधिक समीप ला दिया जाए, उस प्रक्रिया को ही संहिता कहा जाता है। और संहिता स्त्रीलिंग का शब्द है और संधि पुल्लिंग का शब्द है, बाकी प्रक्रिया सेम है। अर्थात संहिता संज्ञा या संधि संज्ञा में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ये हमने आपको संयोग आदि के बारे में बता दिया है। तो ये दो चीजें हमने चर्चा की है, और इन्हीं चर्चाओं के साथ में संयोग संज्ञा और संहिता संज्ञा दोनों को हम यहीं पे संपन्न कर लेते हैं। ठीक है, संहिता संज्ञा में एक छोटा सा विषय और है, लेकिन उसे हम संधि जब हम पढ़ेंगे तो उस समय हम इसकी चर्चा करेंगे। और इस क्लास को यहीं हम संपन्न करते हैं। उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है हमें चैट में जाकर के प्रश्न वगैरह कर सकते हो आप मेरे से। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ में आप नोट्स वगैरह बनाते रहें और आप अविरल रूप से अपने तैयारी को जो है वो जारी रखें और लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते रहें। इसी शुभकामना के साथ में, इसी ईश्वर की कामना के साथ में मैं इस क्लास को यहीं संपन्न करता हूं। मिलेंगे अगली क्लास में नई संज्ञाओं के साथ में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।